नमस्कार दोस्तों, हम कंटिन्यू करेंगे अपने जनरल अवेयरनेस एमसीक्यू सीरीज जो कि आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए कराया जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि 6 मार्च को आरबीआई का पहला फेज यहां पर कंडक्ट किया जाएगा और यहां पर अगर आप देखोगे तो 40% वेटेज आपका स्पेशली जनरल अवेयरनेस से होता है। तो स्पेशली यहां पर हम दोस्तों जो इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म्स हैं, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है, करंट अफेयर्स रहा है पिछले एक साल में, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, स्टडी आईक्यू ऐप पर आपको पूरा जो कोर्स है आरबीआई ग्रेड बी का वो यहां पर मिल जाएगा। आपको सिंपली स्टडी आईक्यू ऐप पर जाना है और बेस्ट सेलिंग कोर्स, और नीचे आप देख सकते हो जस्ट लॉन्च्ड के अंदर आपको ये कोर्स अवेलेबल मिलेगा। और इसके अलावा जितने कंटेंट हैं इसके अंदर आप यहां पर राइट साइड में देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहां पर बोल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ नोटिफिकेशन। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके थ्रू यहां पर डिक्लेयर कर दिया था एक इंडस्ट्री को एज अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। मतलब इन चार ऑप्शन में से एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का दर्जा दे दिया गया था अगले 6 महीनों के लिए। तो आपको बताना है कि कौन सी इंडस्ट्री को यहां पर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का दर्जा दिया गया था अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग इंडस्ट्री। देखिए आपको पता होगा कोविड-19 के बीच में, मैं उसी के बीच का ये पर्टिकुलर करंट अफेयर्स बता रहा हूं आपको। तो इस समय क्या हुआ था कि सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उन्होंने यहां पर यह कहा कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, मतलब बैंक से रिलेटेड जितने भी जॉब्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वहां पर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का दर्जा हम दे रहे हैं। अब ये देने का मतलब क्या है? इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि जैसे बाकी यूटिलिटी के सर्विस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, कुछ इसी तरह से हम बैंकिंग को भी ट्रीट करेंगे। तो कोई भी पर्सन यहां पर स्ट्राइक पर नहीं जा सकता है, लीव पर नहीं जा सकता। मतलब कई सारे कंडीशंस लग जाते हैं अगर उसको पब्लिक यूटिलिटी क्या होता है? वो सेवाएं जो कि पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो यहां पर ये बोला जाता है कि एक कंडीशन रख दिया जाता है, 60 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा। मतलब अलग अलग चीजें होती हैं, बट एटलीस्ट आप ये याद रखिएगा कि कौन सी इंडस्ट्री को, तो बैंकिंग इंडस्ट्री को यहां पर 6 महीने के लिए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का स्टेटस दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है कि विच ऑयल मार्केट, इन 4 ऑयल मार्केट में से आपको बताना है कौन से मार्केट के अंदर हिस्ट्री क्रिएट हुआ था ऑन 22 अप्रैल 2020। यहां पर बेसिकली क्या है कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का जो क्रूड ऑयल था वो आपका माइनस में चला गया था, $40 माइनस में चला गया था आपका। मतलब कि इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि अगर आप ये पर्टिकुलर क्रूड ऑयल खरीद रहे हो तो आपको खरीदने के लिए यहां पर $40 और दिए जाएंगे, मतलब आपको खरीदने के लिए दिए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर देखिए मैंने वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट डाल दिया था तो ज्यादातर लोग इससे समझ जाएंगे कि यूएस ऑयल मार्केट की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वेस्ट टेक्सास नहीं देता तो कई लोग कंफ्यूज हो सकते थे, ओपेक की बात कर रहे हैं, यूरोपियन की बात कर रहे हैं। नहीं, यूएस के अंदर ये सिर्फ गया था, क्योंकि यहां पर अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ये माइनस में नहीं गया था। जो यूएस का मार्केट है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, वहां के ऑयल को कहते हैं क्रूड ऑयल को, वो आपका दाम माइनस के अंदर चला गया था, बाकी नहीं गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। जहां तक ओपेक की बात है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा 1960 में इसको क्रिएट किया गया था बगदाद कॉन्फ्रेंस के थ्रू। 13 मेंबर्स हैं इसके अंदर टोटल। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो वर्ल्ड में जितना भी रिजर्व है ऑयल का, उसका 82% अकेले इन ओपेक कंट्रीज के पास है। और 2018 का अगर आप आंकड़ा देखिए तो जितना भी क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हुआ है उसमें से 41% प्रोडक्शन जो है वो ओपेक देशों के पास है। तो यहां पर याद रखना है आपको एग्जैक्टली कौन सा क्रूड ऑयल जो है वो आपका नेगेटिव में चला गया था। तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो कि यूएस ऑयल मार्केट के अंदर आता है, उसका प्राइस नेगेटिव गया था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं दोस्तों। यहां पर आपको बताना है इन 3 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। क्योंकि हम ऑयल की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली भारत से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। इसका राइट आंसर देखिए, 3 स्टेटमेंट है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला क्या बोल रहा है? इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल। लेट मी टेल यू, भारत तीसरा लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल है। यहां पर जो क्रूड ऑयल की हम बात करते हैं तो चाइना है, यूएस है, फिर भारत का नंबर आता है तीसरा है।
और यहां पर लिखा है इंडिया इज 4th लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनर। देखिए रिफाइनिंग के मामले में हम 4th लार्जेस्ट हैं, मतलब जो क्रूड ऑयल बाहर से आता है तो डायरेक्टली हम अपने गाड़ी में क्रूड ऑयल तो डालते नहीं है, उसको रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू गुजरता है जिसमें डीजल, पेट्रोल, इस तरह की चीजें निकलती हैं। तो ये हम 4th लार्जेस्ट हैं रिफाइनिंग के मामले में। इसके अलावा तीसरा है इंडिया इज द नेट एक्सपोर्टर ऑफ रिफाइंड प्रोडक्ट। देखिए जो क्रूड ऑयल आता है उससे हम अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम नेट एक्सपोर्टर हैं रिफाइंड प्रोडक्ट के मामले में, मतलब हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं बजाय मंगाने के। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है फॉर विच अमंग द फॉलोइंग इंडिया इन्वोक्ड द पीस क्लॉज ऑफ WTO। देखिए क्या हुआ था पिछले साल, सरकार ने, भारत ने बेसिकली यहां पर एक पर्टिकुलर फूड ग्रेन के लिए, यहां पर व्हीट, राइस, पल्सेस, मेज में से एक पर्टिकुलर फूड ग्रेन के लिए सरकार ने पीस क्लॉज लगा दिया था। WTO के अंदर प्रोविजन है कि डेवलपिंग कंट्रीज यहां पर पीस क्लॉज लगा सकते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये बताइए कि कौन से फूड ग्रेन पर यहां पर पीस क्लॉज लगाया गया था भारत के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राइस की हम बात करें। जी हां, बेसिकली क्या हुआ था कि जो हम सब्सिडी देते हैं अपने फार्मर्स को, तो यहां पर क्या है, एक लिमिट लगाई हुई है कि 10% तक ही मैक्सिमम सब्सिडीज दिया जा सकता है फार्मर्स को। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि हमारा जो सब्सिडी है वो $5 बिलियन को क्रॉस कर दिया था, जो कि अगर आप देखोगे तो ये जितना का वैल्यू है, राइस का प्रोडक्शन की वैल्यू हमारे देश में कितनी हुई थी, $43 बिलियन। तो यहां पर हमने सब्सिडी कितना दिया, $5 बिलियन, मतलब कि 11.46% की सब्सिडी दी थी। लेकिन WTO के अंदर जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसके तहत कोई भी डेवलपिंग देश 10% से ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकता है। लेकिन हमने कितना दिया, $5 बिलियन का सब्सिडी दे दिया, और इसीलिए यहां पर हमने एक क्लॉज ले आया, उसका नाम है पीस क्लॉज। तो यहां पर एक फैसिलिटी दी जाती है कि अगर आप एक लिमिट से ज्यादा सब्सिडी देते हो अपने फार्मर्स को, तो आपको हम फैसिलिटी देते हैं पीस क्लॉज लगाने के लिए, मतलब कि WTO हमारे ऊपर कोई सच एक्शन नहीं ले सकता। तो ये मेनली है, तो राइस के ऊपर लगाया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। यहां पर अक्सर आप सुनते होंगे न्यूज के अंदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में, MFP के बारे में। तो यहां पर आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सी चीज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में नहीं आती है। तो देखिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है कि जो ट्राइबल पीपल हैं, जो लोग रहते हैं फॉरेस्ट वगैरह के अंदर, तो उनको हक दिया जाता है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, स्पेशली जो फॉरेस्ट एक्ट लाया गया था 2006 का, इसके तहत उनको हक दे दिया गया था कि आप जंगल की कुछ चीजें आप ले सकते हो और उसको बेच सकते हो, ताकि उनको सस्टेनेबल हो सके, लाइवलीहुड बढ़ सके। इसके लिए यहां पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर सरकार क्या करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है। तो ये अनाउंस किया गया था, और इसी के लिए यहां पर आपको बताना है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कौन कौन सा है, कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। महोगनी क्या होता है, ये बेसिकली लकड़ी होता है। तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि ट्राइबल को यहां पर हक दे दिया जाएगा कि आप लकड़ी काटो और उसको बेच दो, तब तो पूरे जंगल ही खत्म हो जाएंगे। तो यहां पर बैम्बू हो गया, वाइल्ड फ्रूट्स हो गया, हनी हो गया, इस तरह की जो चीजें होती हैं दोस्तों, हम उसको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो जितने भी नॉन टिम्बर हैं, ये क्या है, मगोनी क्या है, ये एक तरह का टिम्बर हो गया, लकड़ी हो गया, तो ये नहीं होगा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में। जितने भी नॉन टिम्बर हैं, जैसे बैम्बू, केन्स, फूडर, लीव्स, तेंदुआ लीव्स हो गया, गम्स हो गया, वैक्सेस, डाइज, रेजिन्स, फ्रूट्स, वाइल्ड नट्स, हनी लैक, तो सर इस तरह की जो चीजें होती हैं दोस्तों, ये सभी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर आती हैं। तो सरकार ने, जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये जो MSP दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लोगों को, इस पे यहाँ पर 49 प्रोडक्ट्स पर जो है उसको इंक्रीज किया है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में। मैं आपको बताऊंगा अभी ये मैंने क्यों पूछा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ये किस प्रकार की बॉडी है, क्या ये फॉर प्रॉफिट बॉडी है या फिर नॉन प्रॉफिट है? अगर फॉर प्रॉफिट है तो क्या ये यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? तो काफी टफ क्वेश्चन हो सकता है अगर आपने नहीं पढ़ा हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ये नॉन प्रॉफिट बॉडी है। याद रखना है आपको, ये नॉन प्रॉफिट बॉडी है। किसके द्वारा बनाई जाती है? यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। और यहां पर आप देख सकते हो, इट इज सेटअप इन दोज डिस्ट्रिक्ट। देखिए हर जगह ये नहीं बनाया जाएगा, ये उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा जहां पर आपको माइनिंग के काम देखने को मिलेंगे, जैसे झारखंड हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, कई जगह यहां पर माइनिंग के काम होते हैं। तो क्या होता है कि वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको परेशानी होती है, तो यहां पर उनके हेल्थ को प्रॉब्लम होती है, पोल्यूशन होता है, तो उनके देखभाल करने के लिए ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर इसीलिए ताकि उनको फायदा मिल सके। तो पिछले साल क्या हुआ था, एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट
मिनरल फाउंडेशन इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस एंड इमर्जिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो ये डॉक्यूमेंट को लेकर ही ये काफी न्यूज में था, तो ध्यान रखिएगा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बेसिकली क्या है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि जो माइनिंग का काम होता है उसका 1% 2% जो भी चार्ज है वो आपका इस फंड के अंदर रख दिया जाता है और उस फंड से वेलफेयर किया जाता है वहां के लोगों का। बस चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है ओपन मार्केट सेल स्कीम के बारे में। ये पिछले साल काफी न्यूज में था। ओपन मार्केट सेल स्कीम, इट इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग, इन चार में से किस चीज से रिलेटेड है ये ओपन मार्केट सेल स्कीम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फूड ग्रेन्स। जी हाँ, फूड ग्रेन से रिलेटेड है। बेसिकली क्या हुआ था, आपने देखा होगा कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन लगा था, इसकी वजह से यहां पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे जो प्लेयर्स थे वो यहां पर गरीब लोगों की मदद कर रहे थे, माइग्रेंट लोगों की मदद कर रहे थे। तो इसके लिए बड़े पैमाने पर अनाज चाहिए था। तो यहां पर यूजुअली क्या होता है कि ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत सरकार क्या करती है कि पहले से ही प्राइस डिसाइड कर देती है और उसको ओपन मार्केट में बेच देती है। तो यहां पर सरकार ने पूरी छूट दे दी थी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कि जो एनजीओ हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो लोग मदद कर रहे हैं यहाँ पर लोगों की, उनको आप ये पूरा सामान बेच सकते हो जो फूड ग्रेन पड़ा हुआ है एफसीआई के पास। तो आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने पर वीट, राइस, इस तरह की चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी। तो ये बेसिकली आपका हुआ था ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत। तो ये आपका फूड ग्रेन से रिलेटेड है, ये मेडिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इस तरह से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है हायर लेवल ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो। क्या आपको पता है कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है? थोड़ा सा सोचिए, पॉज करिए, सोचिए इसके बारे में। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है? तो अगर मैं कहता हूं कि कैपिटल आउटपुट रेशियो हमारे इकोनॉमी के अंदर हायर है, तो उसको हम क्या इंडिकेट करता है, वो उसका मतलब क्या होता है? अगर मैं कहता हूं कैपिटल आउटपुट रेशियो कम है तो इसका मतलब क्या होता है? तो मेरा क्वेश्चन यहां पर आपसे यह है कि अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या कैपिटल ज्यादा एफिशिएंट है, क्या कैपिटल इनएफिशिएंट है, या फिर मैक्सिमम यूज किया जा रहा है कैपिटल का, या फिर मिनिमम यूज किया जा रहा है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इनएफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल। देखो अब इसको समझो होता क्या है। जब मैं कहता हूं कैपिटल आउटपुट रेशियो, इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि 1 यूनिट ऑफ आउटपुट निकालने के लिए मुझे कितना कैपिटल चाहिए। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैं कहता हूं कि यहां पर हमें अगर हमको 5 पेन प्रोड्यूस करना है, 5 पेन प्रोड्यूस करना है, तो यहां पर उसके लिए हमको 50 कैपिटल की आवश्यकता है, 50 रुपए की आवश्यकता है, या फिर 50 कैपिटल जो बोल लीजिए। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हुआ, कैपिटल आउटपुट। तो कैपिटल हमें कितना लगाना पड़ा है, 50। कितना आउटपुट के लिए? 5 आउटपुट के लिए, 5 पेन प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसी को हो गया कैपिटल आउटपुट। तो कैपिटल 50, आउटपुट 5, तो कैपिटल आउटपुट रेशियो हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आई? इसकी वैल्यू आई यहां पर 10। तो ये आपका 10 वैल्यू हो गया। और फॉर सपोज एग्जांपल मैं कहता हूं कि यहां पर सेम 5 पेन प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 100 कैपिटल की आवश्यकता है। तो यहां पर कैपिटल आउटपुट रेशियो कितना होगा? ये हो जाएगा 20। तो यहां पर अब आप सोचो 5 पेन प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 100 कैपिटल डालना पड़ रहा है। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो मतलब अगर ज्यादा है, इसका मतलब मेरा कैपिटल इनएफिशिएंट है, उतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, मैं कैपिटल डाल रहा हूं तो। लेकिन लेफ्ट साइड में देखिए यहां पर कैपिटल आउटपुट रेशियो की वैल्यू क्या है, कम आई है। तो जब कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होता है, इसका मतलब यह हुआ कि मैं थोड़े से कैपिटल डालकर ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो यहां पर कैपिटल मुझे क्या है, कम डालना पड़ा है, लेकिन प्रोडक्शन मेरा 5 हो रहा है। यहां पर कैपिटल मुझे ज्यादा डालना पड़ रहा है, तो भी ये 5 हो रहा है। तो यहां पर क्या हुआ कि कैपिटल आउटपुट रेशियो कम रहेगा तो हमारा कैपिटल एफिशिएंट रहेगा। लेकिन यहां पर मैंने क्या बोला है, हायर लेवल ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसका मतलब यह हुआ कि कैपिटल जो है हमारा इनएफिशिएंट है इकोनॉमी में। आई होप कि आप समझ गए होंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसके अंदर आपको कौन कौन सी 3 चीजें आती हैं? बेसिकली जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपने सुना होगा, वैसे ही फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स होता है। इसके अंदर 3 इंडिकेटर्स आते हैं। कौन कौन से वो इंडिकेटर्स होंगे, क्या आप बता सकते हो? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इन्फेंट मोर्टालिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अडल्ट लिटरेसी रेट। देखिए इन्फेंट मोर्टालिटी क्या होता है कि जो 1 साल से के अंदर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसको इन्फेंट मोर्टालिटी कहते हैं, इन्फेंट। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, कोई पर्सन कितने समय तक जीता है। तो जैसे हमारे देश के अंदर 76 हो गया, 75 हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अडल्ट लिटरेसी रेट का मतलब है कि यहाँ पर लिटरेसी कितना है हमारे देश में, पढ़े लिखे कितने लोग हैं। तो बेसिकली ये वाला जो इंडेक्स लाया गया था, ये इसलिए लाया गया था क्योंकि यहाँ पर जो डेविड मॉरिस हैं, उन्होंने कहा कि जो ग्रॉस नेशनल आपका प्रोडक्शन है, जीएनपी है,
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है जो आपका, ये सही इंडिकेशन नहीं है इकोनॉमी को देखने का। हमें प्रोडक्शन कितना हो रहा है उसके बजाय लोग कितने खुश हैं, एक तरह से आप कह सकते हो इन्फेंट मोर्टालिटी कैसा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसा है, अडल्ट लिटरेसी कैसा है, इसके आधार पर हमें देखना चाहिए, मेजर करना चाहिए देश को। लेकिन आज के डेट में अभी भी अगर आप देखोगे तो जीडीपी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स याद रखिएगा इसके बारे में भी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 5 ईयर प्लान्स को भी लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन से 5 ईयर प्लान का जो थीम था, मेन थीम था, वो था ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि ये हमने 50th, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया जब हुआ था तब इसको लॉन्च किया गया था। अब 50th ईयर कब होगा? 1997, ठीक है। तो उसी के आसपास इसको लॉन्च किया गया था 1996-97। तो इसीलिए 9th 5 ईयर प्लान इसका राइट आंसर होगा। तो ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ठीक है। तो ये आपका मेन थीम था 9th 5 ईयर प्लान का। तो इस तरह से अलग अलग जो 5 ईयर प्लान है वो आपको पता होना चाहिए। आप देख सकते हो इसका ड्यूरेशन था 1997 से लेकर 2002 के बीच में, ठीक है। और ये 50th ईयर था और इस प्लान में जो हमने टारगेट रखा था 7% ग्रोथ लाएंगे, लेकिन ग्रोथ रेट हमें कितना अचीव हुआ? 5.6% का। तो ये 10 क्वेश्चन है दोस्तों। और यहां पर जाने से पहले मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं, ये आप सॉल्व करिए। जब हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, तो आप इससे क्या समझते हो? जब मैं कहता हूं ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसका अर्थ क्या हुआ? तो जो लोग बेसिक पढ़े होते हैं, जो बेसिक जानकारी रखते हैं, उनको ये क्वेश्चन आसान लगेगा। लेकिन अगर आप में बेसिक्स क्लियर नहीं है तो इस तरह के क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज और डालते रहता हूं, यहां पर आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, अगर आप आरबीआई का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो स्टडी IQ आप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।